हिमालय से आने वाली नदियां हर साल उत्तर बिहार में बाढ़ लेकर के आती हैं, लेकिन जहां ये बाढ़ लेकर के आती हैं वहीं ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती हैं। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करें तो वो बताते हैं कि उत्तर बिहार में जो खेती की ज़मीन है उस पर अगर आप सिर्फ बीज ही छिड़क दें पहले तो उसमें भी अच्छी खासी खेती या अच्छी खासी फसल जो है वो हो जाती थी, यानी खाद पानी की आवश्यकता नहीं थी। यानी नदियों का ये महत्व है उत्तर बिहार के इलाके में। आज हम इन्हीं नदियों को, बिहार की इन छोटी बड़ी नदियों के बारे में बातचीत करेंगे कि नदी संरक्षण क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे आध्यात्मिक, हमारे मानसिक, हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी नदियां जो हैं वो आवश्यक हैं, और बिहार में नदियों का क्या हाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर रुचिश्री हैं। डॉक्टर रुचिश्री भागलपुर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं। साथ ही में हाल ही में उन्हें ब्रिटिश एकेडमी से लिवर ह्यूम फेलोशिप मिली है, यानी वो स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ की फ़ेलो हैं। रुचिश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सीटू जी। रुचिश्री, मेरा पहला सवाल तो यही है कि बिहार में जब हम नदियों की बात करते हैं तो अगर उसका थोड़ा सा स्वरूप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर नदियाँ कहाँ कहाँ से आती हैं। और बिहार में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, पूरा जो अगर पूरे देश की बात करें तो पूरा बाढ़ प्रवण का जो इलाका है उसका 17% बिहार में ही है। जी, तो सबसे पहले अगर मैं बिहार के संदर्भ में नदियों की बात करूं तो अगर जैसे हम लोग इसके मैप को देखें, बिहार के मैप को, तो गंगा नदी लगभग इसको बीचों बीच एक तरह से विभाजित करती है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में। और दोनों तरफ की अगर हम मुख्य नदियों को देखें तो उत्तर बिहार में आपको घाघरा, कोसी, ये नदियां हैं, गंडक जिसको हम मुख्य नदियों में मानते हैं, और लगभग इन सभी नदियों की अपनी कई सहायक नदियां हैं। और उत्तर बिहार में नेपाल से होकर, हिमालय से होकर कई नदियां आती हैं, लगभग 200 से अधिक नदियां उत्तर बिहार में आती हैं। और इसी तरह अगर हम दक्षिण बिहार की बात करें तो फिर पुनपुन है, सोन है, और आपको हम लोग अगर इधर भागलपुर की तरफ बढ़ें तो चानन है। इस तरह से कई नदियां, और टुवर्ड्स द एंड अजय नदी है। तो इस तरह कई नदियां जो हैं बिहार की मुख्य नदियों के रूप में हम लोग जान सकते हैं। और जिन दर्शकों का इसमें रुचि हो जिनकी, तो वो लोग हवलदार त्रिपाठी की 2 किताबें हैं बिहार की नदियाँ, जिसमें कि कई नदियों का जिक्र है और लगभग अमूमन सभी छोटी बड़ी नदियों का जिक्र है। और उसी तरह इन 2 बिहार की नदियाँ जो किताब है वो 2 पार्ट्स में है, और इसके अलावा उनकी एक तीसरी किताब है जो दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं, छार और कछार की नदियाँ करके उसका सब टाइटल है। तो इन किताबों में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है बिहार की नदियों के बारे में, और लगभग इन सभी नदियों के आसपास जो ज़िले हैं और उनकी, इन नदियों की अपनी जो प्रमुख उनकी भौगोलिक स्थिति है उनके बारे में हमें इनसे पता चलता है। बिल्कुल। अगर आप बिहार का जो मैप है या नक्शा जिसकी रुचिश्री बात कर रही हैं, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश से गंगा नदी जो है वो प्रवेश करती है हमारे यहाँ, और फिर वो बंगाल की तरफ जो है वो निकल जाती है। जो उत्तर का इलाका है उसको हम उत्तर गंगा का मैदान कहते हैं, और नीचे का जो इलाका है उसको हम दक्षिण गंगा का मैदान कहते हैं। उत्तर गंगा के मैदान में जो नदियाँ आती हैं जिसका जिक्र रुचिश्री ने भी किया कि गंडक है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, ये सारी नदियाँ जो है ये हिमालयन नदियाँ कहलाती हैं। और उसी तरह दक्षिण गंगा के मैदान से जो नदियाँ आती हैं वो पठार से, यानी झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ से ये नदियाँ जो हैं वो आती हैं। और एक जानकारी ये भी है कि उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं वो सदा नीरा नदियाँ, यानी उसमें पानी हमेशा रहता है। लेकिन जो दक्षिण की तरफ से जो नदियाँ आती हैं वो सदा नीरा नहीं है, बल्कि वो मौसमी है, क्योंकि वो पठार से पानी आता है और जब मौसम आता है तब उसमें पानी आता है। आपने छोटी नदियों का जो है जिक्र किया। बिहार में छोटी नदियाँ बड़ी महत्वपूर्ण है, हालांकि हम हमेशा जब बात करते हैं तो बड़ी नदियों का ही जिक्र करते हैं। छोटी नदियों के बारे में हमें कुछ बताइए, सहायक नदी जिसको आप कह रही थी। मुझे लगता है जो छोटी नदियां हैं कहीं ना कहीं वो संपूरक नदियां हैं, वही हमारी बड़ी नदियों को एक तरह से उनका जीवन देने का काम करती हैं। और जगह जगह पर जहाँ पर लोग जिन स्थानीय इलाकों में रहते हैं तो अमूमन उनका जो जीवन है वो उन सहायक नदियों से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। खासकर अगर हम कृषि की बात करें और लोगों के जो अन्य जीविकोपार्जन के स्रोत हैं, कई बार वो नदियों से जुड़े होते हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि छोटी नदियों के बारे में बात करना या सहायक नदियों के बारे में जानना, और हाल के दिनों में छोटी नदियों में तमाम तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं कि छोटी नदियां एक बड़ी संख्या में, हमारी छोटी नदियां जो हैं वो लुप्त प्राय होती जा रही हैं।
तो उस संदर्भ में भी कहीं ना कहीं गंगा की सहायक के तौर पर कहें या कोसी के सहायक के तौर पर कहें, तो हमें छोटी नदियों के बारे में बातचीत करने की जो ज़रूरत है आज के समय में, वो ज़्यादा से ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा है। और अगर आप विशेषज्ञों से बात करें रुचिश्री नदी के बारे में, तो वो साफ कहते हैं कि हिमालय से जो नदियाँ आती हैं, तकरीबन 206 नदियाँ जो हैं वो उत्तर बिहार के इलाके में जो हैं वो आती हैं, लेकिन वो लगातार जो है वो लुप्त होती जा रही हैं, और इसीलिए उनके संरक्षण की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आवश्यकता है। हमारे शहरों में जो नदियाँ आपको बीच शहरों से बहती हुई दिखाई देती हैं, वो किसी न किसी सहायक नदी की धार होती हैं, जिनका संरक्षण जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपका जो काम है या आपकी जो फेलोशिप भी है वो चंपा नदी के इर्द गिर्द है, जो भागलपुर से बहती है या बांका में उसका उद्गम स्थल है। उस नदी के बारे में थोड़ा सा हमको बताएं, चंपा नदी के बारे में। चंपा नदी जो है वो एक तरह से एक ऐतिहासिक नदी है, या वो एक सांस्कृतिक केंद्र रहा है उस रीजन का, उस क्षेत्र का। और जैसा कि मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि भागलपुर क्षेत्र जो है वो प्राचीन समय में अंग चंपा के नाम से जाना जाता था, और वो जो अंग चंपा प्रदेश है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये चंपा एक नदी के रूप में उसकी एक प्रमुख भूमिका थी। तो जब मैं भागलपुर आज से लगभग 2.5 साल पहले जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, तो उस समय वहाँ एक अभियान चल रहा था, कहाँ गुम हो गई चंपा, और उस तरह से चंपा नदी के बारे में, और जहाँ यूनिवर्सिटी है उससे पास में ही नाथनगर का इलाका है, जहाँ चंपा नाला के नाम से एक जगह है, और चंपा नाला वो पुल कहा जाता है। तो चंपा नाला और चंपा नदी, तो कहीं ना कहीं उस तरह से मेरा उस ओर ध्यान आकर्षित हुआ। और कहाँ गुम हो गई चंपा के संदर्भ में ही फिर उस समय मैंने काफ़ी चीज़ें जब पढ़ी कि अंग चंपा इसका नाम था और चंपा एक ऐतिहासिक केंद्र था, तो इस तरह से चंपा नदी में मेरी रुचि हुई। और चंपा नदी जो है वो चानन नदी, जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट से होकर आती है, और आगे चल के जो चानन है वो 2 भागों में बंटती है, एक अंधरी नदी हो जाती है, दूसरा चानन रह जाती है, और अंधरी आगे चलकर फिर चंपा में मिलती है। तो इस तरह से जब तक चंपा भागलपुर पहुंचती है तो वो एक बहुत पतली धार सी हो जाती है, तो वो एक बहुत बड़ी, लेकिन अगर आप उस क्षेत्र में उसका भ्रमण करेंगे तो जहाँ पर चंपा जाके गंगा से मिलती है, वो जो इलाका है मानिक सरकार चौक के नाम से, मतलब शहर में जहाँ मिलती है, तो वो क्षेत्र भी, मतलब चंपा नदी अपने आप में एक बहुत सुंदर, और जहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटी एरिया है तो वहाँ से भी हम लोग चंपा नदी वॉकिंग डिस्टेंस में, तो कहीं ना कहीं शायद एक तरह का जुड़ाव बनता गया। और उस तरह से तो शुरू में चूँकि वो जो अभियान चल रहा था उसमें हिंदी में चीज़ें थी, तो मैंने अंग्रेज़ी में कुछ लिखने के बारे में सोचा, और तब 3 ब्लॉग्स मैंने चंपा नदी के लिए लिखा था, एक संस्था के लिए जिसका नाम सैंड्रप है, साउथ एशिया नेटवर्क फॉर डैम्स रिवर्स एंड पीपल। तो उस तरह से मेरा इससे जुड़ाव हुआ, और बाद में संयोगवश जब फेलोशिप मिली, तो ये 2 साल लंबी फेलोशिप है जिसमें कि मैं स्थानीय लोगों से मिलकर जुड़कर काम कर रही हूँ। तो उसमें स्थानीय लोगों के अलावा, मतलब राज्य की, और आपको वहाँ पर जो 2 गाँव को मैंने लिया है, एक अपस्ट्रीम रिवर विलेज है और दूसरा डाउनस्ट्रीम, तो वहाँ के लोगों से मिलकर मैं नदी से संबंधित, उनका जीवन कितना नदियों पर आश्रित है, इस तरह से उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप नदियों पे आश्रय की बात कर रही हैं, तो हमारे यहाँ बिहार जो है उसमें पलायन एक बड़ी समस्या है। क्या ये जो हमारी नदियाँ ख़त्म हो रही हैं उसकी वजह से भी पलायन जो है वो हो रहा है? जैसे मेरा अपना धनौती नदी का जो चंपारण में बहती है, उसका तजुर्बा ये है कि उसकी वजह से बहुत सारे मछुआरे जो हैं या जो मत्स्य धंधे से जुड़े हुए हैं वो सब पलायन कर जाते हैं। तो चंपा नदी या जो बिहार में अन्य नदियां हैं उनके सूखने की वजह से भी पलायन हो रहा है, क्या कुछ ऐसा है? ये आपने बिल्कुल सही, मतलब जैसा आपने धनौती के बारे में कहा, मुझे लगता है उस तरह की समस्या और भी कई नदियों के आसपास जो लोग रह रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि मैं जो 2 गांव का अध्ययन कर रही हूँ, वो एक गांव का नाम है बिहारीपुर और दूसरे का नाम है दिलदारपुर। तो जो अपस्ट्रीम विलेज है वो है बिहारीपुर। तो वो गांव मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ कि वहाँ लगभग केवल 70% महिलाएं रहती हैं। तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि महिला प्रधान गांव हो चुका है, क्योंकि अधिकांश जो पुरुष हैं वो आज के समय में गुजरात और पंजाब जा चुके हैं काम करने, और वो पलायन का वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो है। और उसमें लोगों ने नदी में पानी का लगभग बहुत कम हो जाना, और केवल 2-3 महीने ही पानी रहता है, जिस कारण उनके लिए कृषि जो पहले उनके जीवन के केंद्र में था, वो अब उनको दूसरे तरह के मतलब पेशों में जाना पड़ रहा है।
और इससे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नदी स्वयं ही जो हम मानव जीवन के केंद्र में थी पहले, वो कहीं ना कहीं नदी कैसे हमारे लिए परिधि में चली गई। तो जब नदी हमारे जीवन के केंद्र में होता है तो हम अपने समूचे चीज़ों के लिए नदी के बारे में पहले सोचते हुए अपने बारे में सोचते हैं, और जब अब वो परिधि पर है तो आप अधिकांशतः देखेंगे कि शहरों में नदी के किनारे आपको कूड़ा कचरा फेंका हुआ, या हम रिवर बेड को कहीं ना कहीं कैसे कूड़ा कचरा फेंकने का। तो ये केंद्र और परिधि वाली बात मैं मुख्य रूप से अपने दर्शकों को बताना चाहती थी कि एक लंबे समय से नदी मानव जीवन के केंद्र में था, जो कि अब परिधि में है। तो आप बता भी रही हैं जी कि जो सेंटर में थी, दरअसल नदी जो हमारे पहले सेंटर में थी, हमारे जीवन के सेंटर में थी, अब वो किनारे हो गई है। नदी जो है वो किनारे हो गई, और दरअसल यही समस्या का मूलभूत जो मूल कारण, बेसिक कारण जो है वो यही है। नदी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जब हम आप नदी 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 कर रहे हैं, भाई हमारे यहाँ तो टैप में पानी आता है, सब जगह पानी आता है, सरकार जो है कोशिशें भी कर रही है, लेकिन नदी का संरक्षण आखिर क्यों आवश्यक है? क्या उसका आर्थिक, सामाजिक या साइकोलॉजिकल, ये सारे पक्ष अगर आप थोड़ा सा हमको बताएं तो। यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि नदी संरक्षण को हम एक बड़े फलक पर देखें, जिसका सीधा संबंध ज्ञान की राजनीति से है। अगर हम ज्ञान की राजनीति की बात करें तो इसमें मैं पिछले 200 सालों का इतिहास लेना चाहूँगी, कि जिसमें हमने पश्चिमी ज्ञान परंपरा को जो लाया है, जिससे हमने नदी पर कब्ज़ा या नदी पर हम बांध, या इस तरह से नदी को मनुष्य जो है एक तरह से अपने जो उसका ज्ञान है उससे नदी को डोमिनेट करने की कोशिश, या उसको हम लोग कंट्रोल करना, पानी को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कि दूसरा पक्ष है जहाँ पर हम लोग नदी को, अगर हम संरक्षण की बात करते हैं तो वो हमारे, जैसे अगर कृषि के लिए हमारी निर्भरता है उस पर, तो हम नदी पर अपनी निर्भरता देख रहे हैं या खुद नदी पर हम कब्जा करना चाह रहे हैं। ये दो अलग अलग वैंटेज पॉइंट्स हैं। तो यहीं पर ज्ञान की जो राजनीति है, तो भारत की जो ज्ञान परंपरा रही है उसमें कहीं ना कहीं हमने जल संरक्षण को या प्रकृति संरक्षण को अपने जीवन से जोड़कर, जहाँ हम सूर्य की अगर पूजा कर रहे हैं, नदी की पूजा कर रहे हैं, तो वो पूजा कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति में उन चीज़ों के संरक्षण से हमें जोड़ता है, ना कि उसके ऊपर कब्जा करने से। तो नदी के संरक्षण को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब तक हम उसको एक जन भागीदारी से नहीं जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उसको अपनी संस्कृति के तौर पर या ज्ञान परंपरा के तौर पर जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हम नदी संरक्षण के बारे में अधिक नहीं सोच सकते हैं। और दूसरी बात है कि नदी संरक्षण तो स्वतः कहीं ना कहीं, चाहे वो हमारी कृषि हो या अन्य तरीक़ों से हमारी औद्योगिक व्यवस्था हो, किसी भी चीज़ के लिए नदी का तो होना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। उसी तरह हमें हर दिन के जीवन से नदी को जोड़कर, जैसे अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो स्कूल्स में रिवर वॉक जैसा कुछ अगर हो कि बच्चे महीने में एक बार किसी नदी के पास जा रहे हैं, तो या फिर कॉलेज से जो युवा वर्ग है अगर कोई नेचर क्लब हो, तो जैसे मैंने अपने यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स के साथ नो योर रिवर कि अपने नदी को जानिए, और उसमें मैंने छोटी नदियों से अपने स्टूडेंट्स को कहा कि वो अपने गांव के आसपास जिन नदी को उन्होंने बचपन से देखा है, और हम लोग रिवर प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस क्रम में नाड़ा नदी, बडुआ नदी, इन तरह, और एक कालबेलिया नदी, बल्कि मुझे इन सब नदियों के बारे में मतलब नाम से ही पता है क्योंकि कोरोना का दौर रहा इन समय में, तो मैंने बहुत नदियों को, मतलब चंपा को पास से देखा और एक आध अंधरी को देखा, लेकिन मुझे पता चला कि कई नदियां जो हैं, जैसे बांका और भागलपुर के आपके बॉर्डर पर एक बलधराए नाम की नदी है जो लगभग समाप्त हो चुकी है, अंधरी नदी भी लगभग विलुप्त हो चुकी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि छोटी नदियों को हम लोग अगर डॉक्यूमेंटेशन का काम करें, रिवर डॉक्यूमेंटेशन भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी नदियों के बारे में जानकारी को संरक्षित करने की कोशिश करें। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है रुचिश्री कि चूँकि कई नदियाँ हैं, जिसके आप अंधेरी का जिक्र कर रहे हैं या बांका की दूसरी एक नदी का जिक्र कर रहे हैं, तो वो नदी दरअसल हमने नहीं देखी लेकिन हमारे बड़े बूढ़ों ने देखी है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी नदी का दस्तावेजीकरण जो है वो बहुत ज़रूरी है कि उसका उद्गम स्थल क्या है, उसका मुहाना क्या है, कितनी लंबाई में बहती थी, किस जगह से बहती थी, क्या उसका रिवर बेड था, रिवर एरिया क्या था, ये सब जो है, ये अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। और दूसरी बात यह है कि हम जो रुचिश्री कह भी रही है कि हमारे धर्म से, हमारी जो परंपरा रही है उससे भी जुड़ी हुई है, यानी नदी के साथ हमारा एक आध्यात्मिक रिश्ता रहा है।
उसको बचाने के लिए भी, अपने मन की सुख शांति के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास की नदी जो है वो बची रहे। और रुचिश्री, आपका भी, हम सब का, बल्कि हमारे दर्शकों का भी अनुभव होगा, हम बहुत परेशान होते हैं तो नदी के पास जा कर के बैठते हैं, शांति से नदी के पास बैठते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, पानी की आवाज़ सुनते हैं और हमारा मन जो है वो शांत होता है। रुचिश्री, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नदी और स्त्रियों का क्या रिश्ता है, कि दोनों ही स्त्रियां हैं, अगर आप लिंग के हिसाब से देखें तो दोनों ही स्त्रियां हैं, लेकिन दोनों का आखिर रिश्ता क्या है? तो एक तो जैसा मैंने पहले भी आपको जिक्र किया बिहारीपुर के बारे में कि वहाँ की स्त्रियां, जब नदी सूखती है तो उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्त्रियां मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं। जैसे बिहारीपुर का मैं आपको अनुभव बताना चाहूँगी कि नदी का सूखना तो एक है कि उनके घर के बिल्कुल पास में नदी थी जिससे वो रोज़ पानी लेके कपड़े धोने और कृषि का काम करते थे, तो वो तो समाप्त हुआ ही। साथ ही जब नदी सूखती है तो धीरे धीरे भूमिगत जल का जो स्तर है वो बहुत अधिक नीचे गिर जाता है, जिससे उनके चापाकलों में पानी आना बंद हो जाता है। तो उनके लिए एक जो दैनिक जीवन है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभावित होता है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि वहाँ के जो लोग हैं वो लोग चंपा को छोटी गंगा के नाम से बुलाते हैं। उनका कहना है कि हम सभी स्त्रियों ने जाकर गंगा में स्नान नहीं किया, लेकिन हम चंपा को गंगा ही मानते हैं। तो ये चीज़ें, जैसे हम लोग अगर मैं शहर की बात करूँ तो वहाँ लोग चंपा नाला ही बोलते हैं, वहाँ चंपा को अब नदी कोई नहीं मानता। तो ये नदी और नाले का भी जो संदर्भ है, जिनका हर दिन का जीवन नदी से जुड़ा हुआ है, वो उस नदी को पूजने योग्य मानते हैं। जबकि जिन लोगों के लिए वो वहाँ अगर कचरा फेंक रहे हैं तो उनके लिए वो नाले जैसी जगह है। तो ये कहीं ना कहीं दो डिफरेंट वैंटेज पॉइंट से, दो अलग तरीके हैं नदी को देखने और समझने के, कि नदी हमारे लिए केंद्र में है या नदी हमारे लिए परिधि में है। और जी, हाँ, तो स्त्रियों का जीवन कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत अधिक, मतलब स्त्रियों के लिए नदी उनके केंद्र में है। वो अपने को नदी से जोड़कर ही देखती हैं। और शायद हो सकता है, जैसा आप भी कह रही हैं, कि स्त्री और नदी दोनों का लिंग और ये, तो उनका एक कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है वो मुझे लगता है एक अलग तौर से है और काफ़ी वो जुड़ी हुई हैं इससे। बिल्कुल, अगर आप बहुत सूक्ष्म तरीके से या माइक्रो लेवल पर भी देखें तो स्त्रियों का जो दैनंदिन काम है या उनका जो रोज़ाना का काम है, यानी घर की जिम्मेदारी है, उसमें पानी की आवश्यकता है। तो नदी जो है वो पूरी पानी की आवश्यकता की पूर्ति जो है वो स्त्रियों के लिए करती है। अगर इलाके की नदी सूख जाती है या उसका संरक्षण ठीक से नहीं होता है तो स्त्रियों का जीवन जो है वो दूभर हो जाता है, क्योंकि उनको अपनी दैनंदिन जो जिम्मेदारियां हैं वो निभानी है और उसके लिए उनको पानी जो है वो कहीं दूर से या कहीं से भर करके लाना है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी या ये एक दो दोहरा बोझ जो है वो पड़ जाता है। और इसीलिए तालाब, चौर, पाइन, इन सब का कॉन्सेप्ट भी बिहार में रहा, जहाँ पर जल जो है वो या पानी का जो है वो संरक्षण जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो किया जाता रहा है। लोगों की आपने बात की, तो लोगों की आखिर क्या भूमिका है नदी के संरक्षण में? लोगों की क्या भूमिका है? मुझे लगता है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने पारंपरिक जो हमारे जल स्रोत का जो ज्ञान है, जैसे मान लीजिए हमारे घरों के आसपास जो कुएं हुआ करते थे, कुएं, तालाब, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक समुदाय के तौर पर अगर लोग अपने उन पारंपरिक जल स्रोतों को बचाने का प्रयास करें तो वो पहली कोशिश हो सकती, क्योंकि हम नदी का संरक्षण तब तक नहीं सोच सकते हैं जब तक हम इन कुओं को, तालाबों को संरक्षित करें। तो ये एक पहली बात मैं बताना चाहूँगी। दूसरा है कि अगर हम प्रदूषण, जो नदी के आसपास हम अपना कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, उसको हमें बंद करने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि नदी कभी स्वच्छ नहीं हो सकती अगर हम जब तक उसको संरक्षित ना करें। तीसरा है कि नदी का जो क्षेत्र है, जैसे मैं यहाँ पर किऊल नदी का नाम लेना चाहूँगी। किऊल भी भागलपुर के पास, लखीसराय के पास की नदी है। तो आप पाएंगी कि कई नदियाँ जो हैं उनका विस्तार बहुत ही कम हो चुका है आज के दौर में, और उस ज़मीन पर लोग जो है घर बना रहे हैं या उस पर खेती करने लगे हैं। और इसीलिए जब हमारे बाढ़ की संख्या अब बढ़ गई है, तो जब बाढ़ आती है तो हमें लगता है अरे बाढ़ आ गई, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने नदी के उस जगह पर कब्जा कर लिया है। तो वो जो क्षेत्र नदी का था, नदी के क्षेत्र को हमें संरक्षित करना पड़ेगा, ताकि जिस समय में बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो नदी का जो अपना फैलाव है, अगर हम उस जगह को अतिक्रमण कर लेंगे तब तो, इसलिए वो शहरों में हमें पानी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें, जैसे हम अपने अधिकारों को लेकर सचेत हो रहे हैं, उसी तरह हमें नदियों के अधिकार के भी बारे में सोचना पड़ेगा। नदियों के अधिकार के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और यहाँ भी बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो सीतामढ़ी में लखनदेई नदी का है। थोड़ा सा अगर आप हमें उसके बारे में बता सकें कि लखनदेई नदी को कैसे फिर से जीवित किया है वहाँ के लोगों ने।
लखनदेई नदी का जो केस है, या वह जो लोगों के द्वारा जो जन भागीदारी से कहीं ना कहीं उसको, और वो भी एक लंबा संघर्ष रहा लगभग 20 सालों का, या अगर हम 85 के दौर से माने तो फिर 40 सालों। लेकिन एक तरह से लोग जब संगठित होकर यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें अपने नदी को संरक्षित करना है, तो सरकार की भी उसमें एक बहुत सकारात्मक भूमिका रही। तो जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए, और लखनदेई में एक रामशरण अग्रवाल जी जो हैं उनकी एक मुख्य भूमिका रही है। इसके अलावा कहीं ना कहीं मीडिया की भी इम्पोर्टेंट रोल है, सरकार। तो मुझे लगता है ये सभी पक्ष जब साथ आते हैं तो उससे नदी का जो है संरक्षण कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। और वहाँ का एक और जो बहुत अच्छी बात रही कि लोगों ने जो खेती करनी शुरू कर दी थी उसको उन्होंने खुद छोड़ दिया। वो वही जो मैं अतिक्रमण की बात अभी कर रही थी। तो नदियों का जहाँ तक क्षेत्र है, जो विस्तार है, उसको हम होने दें या उसको हम रहने दें, तभी नदियाँ अपने स्वरूप में बह पाएंगी। जिस तरह से मैंने एक लाइन बहुत साल पहले पढ़ी थी, और वो लाइन कहीं ना कहीं मेरे मन में हमेशा रहती है कि नदियों का धर्म है कि वह बहती रहे, और ये काशीनाथ त्रिवेदी जी ने कहा। तो नदियों का धर्म, तो नदियाँ अपना धर्म तभी निभा पाएंगी जब हम उसके लिए जगह बचने देंगे। तो इसलिए नदियों को हम कैसे बहने दें, कैसे यह सुनिश्चित करें, यही हमारी भूमिका होनी चाहिए। और लखनदेई का जो केस है, मुझे लगता है उससे आने वाले दिनों में और भी छोटी नदियों को इस तरह की प्रेरणा मिलेगी, और भी जगह लोग जो है जन भागीदारी से ऐसा कुछ शुरू करेंगे, शायद धनौती हो या चंपा हो। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी शुरुआत होगी। बिल्कुल, 21 किलोमीटर लंबी है धनौती नदी, और उसको फिर से रिवाइव किया गया है। उसके लिए वहाँ पे लखनदेई नदी बचाओ समिति जो है वो आम लोगों ने, नागरिकों ने मिलकर के बनाई, जिसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, और बाकायदा किसानों ने जिसका जिक्र रुचिश्री भी कर रही हैं कि उन्होंने जिस ज़मीन पर खेती करनी शुरू कर दी थी, यानी लखनदेई का जो पार्ट था उस पर खेती करनी शुरू कर दी थी, उन्होंने वापस की। और अब लखनदेई आने से वहाँ पर ये हुआ है कि सिंचाई का जो एक साधन है, या सिंचाई के लिए जो पानी है वो मिलने लगा। और दूसरी बात, जो दूसरे इकोनॉमी के साधन होते हैं, मसलन मछली पालन, ये सब भी वहाँ पर फिर से शुरू हो गया है। आपने अभी थोड़ी देर पहले नदियों के अधिकार की बात की, जिसको हम अंग्रेज़ी में रिवर राइट्स भी कहते हैं। ये डिस्कोर्स अभी बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, थोड़ा सा अगर इसके बारे में आप हमको बताएं। रिवर राइट्स जो डिस्कोर्स है, या नदियों के अपने अधिकार की अगर हम बात करें, तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम प्रकृति के अधिकारों से शुरुआत करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग पर्यावरण के दृष्टिकोण की बात करें तो लगभग 1970 के दशक से, और अब 50 साल के करीब हो गया है, तो पर्यावरण के बारे में जो एक सजगता है वो कहीं ना कहीं विश्व भर में आई है। और उस क्रम में यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि 2010 में बोलीविया में राइट टू मदर अर्थ की जो पृथ्वी है, वो खुद पृथ्वी के अधिकार के बारे में हमें सोचना है। और फिर उससे आगे बढ़ते हुए 2017 में न्यूजीलैंड में वांगानुई नाम की नदी को सबसे पहले लीगल राइट मिला, और जिसके बाद कि उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना इन दो के बारे में कहा कि भारत में इन दो नदियों को हमें इस तरह का दर्जा देना चाहिए। मतलब नदियों को कानूनी अधिकार, बिल्कुल। हाँ। नदी स्वयं एक जीवित इकाई है, उसकी हमें पहचान करनी चाहिए, और नदियों के अपने अधिकार हैं कि वो अपने स्वतंत्र स्वरूप में बह सकें। और इससे कहीं ना कहीं अगर हम गंगा और यमुना जैसी नदी की बात करें जो मुख्य नदियाँ हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनकी सहायक नदियाँ जो छोटी नदियां हैं उनके भी बारे में फिर जो है बातें शुरू होंगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि नदियों के अधिकार की अगर हम बात करें तो उसके संरक्षण में कहीं ना कहीं इससे हमें मदद मिलेगी, और पर्यावरण संरक्षण का तो निश्चित रूप से इससे अच्छा होगा। यानी नदी, चूँकि नदी हमसे बात नहीं कर सकती है, लेकिन अब ये बात महत्वपूर्ण होती जा रही है, या ये बात केंद्र में आती जा रही है कि नदी को एक जीवित इकाई, यानी एक जीवित एंटिटी माना जाए, उसका अस्तित्व को स्वीकारा जाए, और ये माना जाए कि उसके भी कुछ कानूनी अधिकार हैं। और दरअसल ये जो कदम है, या रिवर राइट्स का जो डिस्कोर्स है, वो नदियों के संरक्षण की तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम के तौर पर रेखांकित किया जाना चाहिए। अभी रुचिश्री, हमारी नदियाँ जो हैं वो लगातार ख़त्म होती जा रही हैं, और इसकी सरकार को भी चिंता है, हम लोग को भी चिंता है, सभी को, जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं सभी को चिंता है। और अभी हम गर्मी भी बहुत झेल रहे हैं। क्या नदियों का और गर्मी का, या ये जो हमारा मौसम इस तरीके से चेंज होता जा रहा है, या क्लाइमेट चेंज का भी इशू है, क्या उनका कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोई रिश्ता है, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कोई रिश्ता है?
अगर हम वैसे प्रत्यक्ष तौर पर देखें तो अभी इस तरह से बहुत ज़्यादा नदियों के संदर्भ में बात होनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के नज़रिए से अगर हम जलवायु परिवर्तन के तौर पर देखें तो जो बात हम लोग अब तक अपनी बातचीत में बार बार ला रहे हैं कि नदियों का जो हिस्सा जो समाप्त होता जा रहा है, और हम लोग एक तरह से बहुत ज़्यादा संख्या में जो घरों के निर्माण हो रहे हैं या मतलब शहरों का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो उनके विस्तृत होने की प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं नदियों का जो हिस्सा था पहले, उसको हम शहर में परिवर्तित करते जा रहे हैं। बल्कि चंपा के भी संदर्भ में मैंने देखा कि चंपा से 50 मीटर की भी दूरी पर नहीं, वहाँ पर एक जो है आपको घर का निर्माण हो रहा है, और पता है कि वहाँ उस क्षेत्र में लगभग हर साल बाढ़ आती है। तो हम लोग उस तरह के क्षेत्रों में भी पिलर्स डाल के लोग घर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इस तरह से कंक्रीट का एक जंगल बनाएंगे तो ये अर्बन हीट और इस तरह का जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ेंगी। और आप दूसरी तरफ देखिए कि हमारा जो जीवन भी है कहीं ना कहीं बहुत अधिक हम सुविधाजनक, और उसमें हम नदियों तक जाने का या वहाँ तक पहुँचने का, जबकि पहले के समय में लोग आध्यात्म और इस तरह की चीज़ों से नदी को जोड़ कर देखते थे। आज हमने उस स्थिति में नदियों को छोड़ा ही नहीं है कि हम उसके पास तक जाएँ तो हमें अच्छा महसूस हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद गर्मी और नदी जो है वो एक तरह से तो आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से तो जुड़े हैं, कि पहले जिस मात्रा में नदियों में पानी थे और उससे जिस तरह से प्राकृतिक एक स्वरूप था, वो उसमें अब जो है कहीं ना कहीं कमी आती जा रही है। बिल्कुल, अर्बन हीट आइलैंड का जो कॉन्सेप्ट है या ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है जब हम हीट वेव या इस गर्मी की बात करते हैं कि कंक्रीट का जो हम जंगल तैयार कर रहे हैं उसकी वजह से गर्मी जो है वो शहरी क्षेत्रों में, या तापमान जो है वो शहरी क्षेत्रों में 2 से 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा रहता है बनिस्बत अगर हम तुलना करें ग्रामीण क्षेत्रों के। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो आध्यात्मिक बात कही, तो दरअसल बिहार में अगर देखें तो बिहार में छठ का जो पर्व है वो दरअसल नदियों को बचाने का ही या नदी को संरक्षित करने का ही हमें एक संदेश देता है। और अच्छी बात यह है कि ये संदेश या छठ का पर्व का जो प्रचार प्रसार है वो विदेशों तक में है। तो रुचिश्री, आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हम अभी आपका प्रोफाइल देख रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं लेकिन नदी पर काम करती हैं। जी, इसके बारे में कहना चाहूँगी कि मैं पानी पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हूँ, बल्कि ऐसे कहूँ तो आप पूर्णिया की हैं और पूर्णिया तो दरअसल पानी का ही क्षेत्र है। जी हाँ, तो मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मतलब एक तरह से बिहार वापस आना, जैसा मैंने पहले भी कहा, बस 2.5 साल पहले ही हुआ। तो ये एक रिवर्स माइग्रेशन के तौर पर मैं देखती हूँ कि वापस, क्योंकि मैं 20 साल के करीब दिल्ली में रही, तो एमफिल के दिनों में मैं शिवनाथ नदी के निजीकरण पर मेरा काम था, जिसमें शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में उसके एक हिस्से को जो है निजीकरण के तहत, तो वहाँ से फिर अपने पीएचडी के दौरान मैंने सामाजिक आंदोलनों पर काम किया, और अब जो है मैं नदियों पर, नदी संरक्षण पर काम कर रही हूँ। तो इसके तरफ मुड़ना कहीं ना कहीं इसकी 2 लिंक हैं। एक तो नदियों के बारे में शिवनाथ नदी से शुरुआत, और चूँकि मैं यहाँ पर राजनीति शास्त्र विभाग में जो पर्यावरण पर बच्चों को पढ़ाती हूँ 2 पेपर्स, तो इसके तौर पर मुझे लगा कि अगर हम नदियों के बारे में अगर हम डॉक्यूमेंटेशन शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। स्टूडेंट्स और नौजवानों और बच्चों का एक अहम रोल है, और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को, ख़ासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को हम नदियों के बारे में ज़रूर बताएं, उनके संरक्षण, उसके महत्व के बारे में ज़रूर बताएं। बाकी जो रुचिश्री ने भी कहा कि अगर दर्शक नदियों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो बिहार की नदियाँ करके किताब है हवलदार त्रिपाठी सहृदय की, उसको पढ़ सकते हैं। उसमें कई विलुप्त हो चुकी और आपके इलाके की जो नदियाँ हैं उस सब का जिक्र है। राजभाषा परिषद में ये किताब जो है वो उपलब्ध है। रुचिश्री, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, इतनी तफसील से जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दर्शक इस कार्यक्रम के बारे में हमें कोई राय लिखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com। आप हमें ज़रूर लिखें, आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दर्शकों, कोरोना अपना अभी गुजरा नहीं है, अपना खास ख्याल रखें और वैक्सीन का डोज ज़रूर पूरा करें। नमस्कार।